गुड मॉर्निंग गर्ल्स। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बचेंद्री पाल के बारे में बताया था। इस चैप्टर की लेखिका के बारे में बताया था कि किस तरह उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, लेखिका बचेंद्री पाल। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल, इनके दल से भी पहले एक और यूनिट ग्रुप बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वो इनके बेस कैंप पहुंचने से पहले ही दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो, हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार जगह का नाम है। अधिकांश शेरपा पर्वतीय गाइड को कहते हैं, पुली को कहते हैं। तो वो अधिकतर इसी स्थान के, यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। उनको उस जगह की पूरी जानकारी होती है। ये नमचे बाजार ही था जहां से इन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट को देखा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। सागर माथा, सागर का मस्तक। सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, तो उसको माथे के समान देखते हैं। अपने शरीर में भी देखेंगे तो मस्तक उच्च स्थान होता है शरीर का सबसे, तो उसको सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है एवरेस्ट। और लेखिका को बचेंद्री पाल को ये नाम बहुत अच्छा लगा। जब ये एवरेस्ट को ध्यान से देख रही थी, तभी इन्हें बर्फ का भारी बड़ा सा फूल, जिसे प्लूम बोलते हैं, पर्वत शिखर पर लहराता हुआ एक ध्वज के समान दिख रहा था। और उन्होंने देखा कि ये दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के लगभग 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा के कारण बनता था। जब तेज हवाएं चलती थी तो सूखी हवा इकट्ठा हो जाती थी और पर्वत पर उड़ती रहती थी। बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। ऐसी कल्पना थी लेखिका की कि इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। जो भी पहाड़ चढ़ाई करता था, उसको इन सब विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि मौसम कभी भी खराब हो जाता था। और ये उनको डराने के लिए काफी था। फिर भी लेखिका एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और हर कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए, चुनौती का सामना करना चाहती थी। जब ये 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, तो इन्हें हिमस्खलन के कारण, बर्फ की चट्टानों के गिरने के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। हिमस्खलन कभी भी हो जाता था, पर्वतीय पहाड़ी चट्टानें कभी भी गिर जाती थी और जो पहले से तैयारी की गई होती थी वो पूरी बेकार हो जाती थी। तो हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिला और जिसके कारण इनको बहुत दुख हुआ और 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल भी हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर दुख दिखाई देने लगा, निराशा दिखाई देने लगी। तो इनके जो नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एवरेस्ट जैसा महान अभियान कोई छोटा मोटा अभियान नहीं था, महान अभियान था और कठिन था। तो ऐसे जब हम कठिन काम करने के लिए निकलते हैं, तो खतरे वाला काम करने के लिए निकलते हैं, तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उपनेता प्रेमचंद अग्रिम दल का, जो इनसे पहले दल गया था, उसका नेतृत्व कर रहे थे, उसको गाइड कर रहे थे और 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने सबसे बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात से इन्हें अवगत कराया, उसकी जानकारी दी और उनके दल ने कैंप 1 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है,
वहां का रास्ता साफ कर दिया था। रास्ता साफ करने का तात्पर्य क्या है? बर्फ काट करके रास्ता बनाया, उस पर उन्होंने झंडियों से चिन्हित किया उस रास्ते को जिससे लोगों को ऊपर चढ़ाई करनी थी। पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर, झंडियों से रास्ता चिन्हित कर, सभी कठिनाइयों का उन्होंने लगभग जायजा ले लिया था। और उन्होंने बताया था, ध्यान दिलाया था कि ग्लेशियर जो कि बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना भी जारी है। हिमपात में अनियमित कोई नियम नहीं है, कभी भी हिमपात हो जाता है, कभी भी बर्फबारी हो जाती है। अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक मैंने जितनी भी व्यवस्थाएं की हैं वो सारी व्यवस्थाएं फेल हो सकती हैं, सब व्यर्थ हो सकते हैं और रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले इनको एक और खबर मिली, एक और मृत्यु की खबर मिली। रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। तो जब हम किसी अभियान पर चलते हैं, जब कोई काम शुरू करते हैं और इस तरह के दुखद समाचार मिलते हैं, तो निराशा निश्चित रूप से हमारे मन पर हावी होने लगती है। निराशा से हम सोचते हैं कि पता नहीं हम आगे तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, हमको जाना चाहिए कि नहीं। स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी। बेस कैंप पर पहुंचे ये लोग और इन्होंने वहां से एवरेस्ट पर्वत तथा उसकी अन्य श्रेणियों को देखा और ये भौचक्की होकर के एवरेस्ट को निहारती रह गई और नुस्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को भी देखती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित, बर्फ के टुकड़ों का अव्यवस्थित, कोई व्यवस्था नहीं है कि इतना बड़ा टुकड़ा गिरेगा, अब इतना बड़ा टुकड़ा गिरेगा, तो अलग अव्यवस्थित ढंग से कभी भी कोई टुकड़ा नीचे बड़ी चट्टानें गिर सकती थी। बर्फ की नदी में उससे हलचल हो जाती थी। बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और खतरनाक स्थिति आ जाती थी, जिसके कारण जमीन पर दरार पड़ जाती थी। जब बड़ी बड़ी चट्टानें जमीन पर गिरती थी तो दरार पड़ जाती थी और बहुत ही भयानक स्थिति आ जाती थी। इनके लिए ये डरावना स्थिति थी और इससे ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि इनके संपूर्ण प्रवास के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान लगभग 1 दर्जन आरोहियों को, पर्वतारोहियों को, पर्वत पर चढ़ने वालों को, आरोहियों और कुलियों को, कुली सामान लेकर चल रहे थे, प्रतिदिन ऐसी घटनाओं का, प्रतिदिन ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले जो दूसरे ग्रुप में और लोग आए थे, अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता भी इनके साथ थी। उन्होंने एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों, और उन्होंने क्या क्या सिखाया इनको, क्या क्या जानकारी दी, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में जानकारी दी। जो आगे वाला कैंप ने जो काम किए थे वो इनको डॉक्टर मीनू मेहता ने इनको जानकारी दी। तीसरे दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था, क्योंकि अपना सामान अपने पीठ पर ही लादना था। आसान नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, तो चढ़ने में परेशानी होती है और पीठ पर पूरा सामान भी लदा हो। रीता, गोम्बू तथा लेखिका एक साथ चढ़ रहे थे। इनके पास एक वॉकी टॉकी था जिससे एक दूसरे से बात कर सके और वो अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप तक पहुंचा रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब उन्हें अपने पहुंचने की सूचना इन्होंने दी, क्योंकि कैंप पर 1 पर पहुंचने वाली केवल 2 ही महिलाएं थी, एक डॉक्टर मीनू मेहता और एक बचेंद्री पाल। अमदोजी, लोकसांग और गगन विस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। सब कुछ संतोषजनक चल रहा था। जब अप्रैल में ये बेस कैंप में थी तो तेंजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ इनके पास मिलने आए। उन्होंने इस बात को विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य
और प्रत्येक शेरपा कुली से बात की जाए। उन्होंने सबसे बात की, जितने भी ग्रुप में लोग थे, जो भी अभियान दल का हिस्सा थे, सबसे बात की और शेरपा कुली से भी बात की। और जब लेखिका की बारी आई तो लेखिका ने अपना परिचय ये कहकर दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, नई नई सीख रही हूँ और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है, इससे पहले कभी वो ऊपर नहीं चढ़ी हैं। तेंजिंग हंसे और उन्होंने उनसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया, उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर उन्होंने इनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हें तो पहले ही प्रयास में वहां पर शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। अब अपने वृत्तांत का, यात्रा वृत्तांत के बारे में आगे बताते हुए लेखिका लिखती हैं, बचेंद्री पाल लिखती हैं कि 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग तशारी इनके तंबू में थे, टेंट में थे, और एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत, जो फिजिकली बहुत फिट होते हैं, वही ऊंचाई तक पहुंचते हैं, ऊंचाई तक जाने की उन्हीं को इजाजत मिलती है। तो वो शरीर से मजबूत जो लोग थे वो दूसरे तंबुओं में थे। ये रात का समय था, ये बहुत गहरी नींद में सो रही थी। 12:30 बजे के करीब इनके सिर के पिछले हिस्से में कोई सख्त चीज टकराई और इनकी नींद खुल गई और एक जोर का धमाका भी हुआ। तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी सी कोई चीज इनके शरीर को कुचलती हुई चल रही है। इनको सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। अब यह क्या हो गया? एक तो नींद में अचानक किसी के शरीर पर कोई भारी चीज गिर जाए, एक लंबा बर्फ का पिंड इनके कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। ग्लेशियर बर्फ की नदी, और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। बर्फ इकट्ठा हो गई थी। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमा हुई बर्फ के इस विशाल काय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ इतनी तेज आवाज हुई जैसे कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन गुजर गई, सीधे ढलान से नीचे आते हुए इनके कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में इस घटना में हर व्यक्ति को चोट लगी थी, लेकिन एक आश्चर्य की बात थी, ईश्वरीय शक्ति थी कोई, कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। अब जितनी भी तैयारी की गई थी सब बेकार हो गई थी। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से तंबू का रास्ता साफ किया, सफल हुए और तुरंत ही अत्यंत तेजी से बचेंद्री को बचाने की कोशिश में लग गए। यदि थोड़ी भी देर होती और लेखिका उस हिमपुंज के नीचे दबी रहती तो शायद उनका बचना मुश्किल था। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने उनके चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और उन्हें उस बर्फ की कब्र से बाहर निकाला। सुबह तक सुरक्षा दल आ गए थे, सारे सुरक्षा दल आ गए थे। हमने बताया था वॉकी टॉकी उन लोगों के पास थी और नीचे तक ही लोग खबर पहुंचाते रहते थे। 16 मई को प्रातः 8 बजे तक ये प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लेटाकर, स्ट्रेचर भी इन लोगों के साथ में रहता है कि कभी कोई घटना हो जाए तो नीचे कैसे लाएंगे, नीचे लाया गया। और हमारे नेता कर्नल फुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था, बहुत साहस का काम था। और सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। जितने भी थे वहां पर और लोग, उनको चोट आई थी, हड्डियां टूटी थी और उनको सबको वापस बेस कैंप में भेजना पड़ा। तो कर्नल फुल्लर ने बचेंद्री को देखा और कहने लगे कि क्या तुम बहुत डर गई हो, भयभीत थी? तो इन्होंने कहा जी हाँ, स्वाभाविक है कि कोई भी इस तरह की घटना से डर जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ क्या तुम वापस जाना चाहोगी? इस तरह की घटनाएं तो घटेंगी, तुमको वापस जाना है क्या?
लेखिका ने कहा, नहीं, वापस नहीं जाना, बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जैसे ही लेखिका साउथ पोल कैंप पहुंची, बचेंद्री पाल साउथ पोल कैंप पहुंची, इन्होंने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी अपनी शुरू कर दी। इन्होंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे, जो इनके अभियान दल का हिस्सा थे। लेखिका चिंतित हुई क्योंकि इन्हें अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी और वो धीरे धीरे आ रहे थे। उनके साथ सामान भी बहुत था, भारी बोझ था और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और हम उतनी तेजी से नहीं चल पाते जितनी तेजी से सामान्य स्थिति में चलते हैं। तो वो उनके साथ बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद इन्होंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने का निश्चय किया। इन्होंने एक थर्मस को जूस से भरा, एक को गर्म चाय से भरा और नीचे जाने का निश्चय किया, अर्थात चढ़ाई के बाद फिर नीचे उतरने का निश्चय किया। जैसे ही बचेंद्री कैंप क्षेत्र के बाहर आई तो उनकी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी और कुछ पीछे थे। उनको जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला और उसने कृतज्ञता पूर्वक इनसे चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की कि और नीचे उतरने की कोशिश मत करिए। मगर मुझे की से भी मिलना था, लेखिका को की से भी मिलना था और की और नीचाई पर था। तो थोड़ा सा और नीचे उतरने पर इन्होंने देखा, की को देखा और की इनको देखकर हक्का बक्का रह गया कि ऐसा भी कोई है कि ऊपर की चढ़ाई करके ऊपर तक पहुंच गया हो और फिर नीचे उतर रहा हो दूसरों को चाय और नाश्ते देने के लिए। उन्होंने पूछा, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री, नीचे उतरने की जोखिम क्यों ली? इन्होंने कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से फिजिकली मैं फिट हूँ, ठीक हूँ और अपने दल के सदस्यों की मैं मदद करना चाहती हूँ और मुझे करनी भी चाहिए। की हंसा, इनके वक्तव्य पर, इनकी बात पर हंसा और उसने पेय पदार्थ से इन्होंने जो भी उसको दिया, जूस या चाय जो भी दी, उससे अपनी प्यास बुझाई और लेकिन उसने अपना किट इनको नहीं ले जाने दिया। थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप से लाटू और बिस्सा इनसे नीचे मिलने आए और ये सब साउथ पोल, जो बहुत सख्त जगह पृथ्वी की कही जाती है, तो सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी, उस पर लौट आए। अगले दिन लेखिका सुबह 4 बजे ही उठ गई और इन्होंने बर्फ को पिघलाया। इतनी ऊंचाई पर पानी जो था वो बर्फ बन जाता था। चाय बनाने के लिए पहले बर्फ को पिघलाया जाता था, तब चाय बनती थी। फिर इन्होंने कुछ बिस्कुट, आधी चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता किया और 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। इनके साथ अंगदोर्जी अभियान में आगे अंगदोर्जी इनके साथ थे और कोई आसपास नहीं था। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन उसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते, इसलिए वो ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था और अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वो तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। उसने पूछा कि क्या आप भी साथ में चलेंगे, साथ में चलना चाहेंगे? और एक ही दिन में साउथ पोल कैंप से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन होगा, परिश्रम वाला कार्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था, खतरा था। मुझे फिर भी, लेखिका को फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ इनको मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी कि वो चढ़ सकते हैं। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और लेखिका साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। इन्होंने अपने साथ आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी, जो इन्होंने अपनी
कपड़े पहन रखे थे, उसमें अपने को काफी गर्म और सुरक्षित महसूस कर रही थी, यद्यपि बाहर बहुत ठंडक थी। इन्होंने बिना रस्सी के ही चढ़ाई शुरू की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और ये भी इनके साथ उनको चढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जमे हुए बर्फ की सीधी वाला ढलाऊ चट्टान इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी। इनको आगे बढ़ने के लिए बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। आगे का रास्ता बनाना था तो निश्चित था कि फावड़े का इस्तेमाल करना था और बर्फ को काटना था, तभी उस रास्ते से ये निकल सकते थे, नहीं तो वहां फिसलन भी थी। ऐसी जगह पर, ऐसी खतरनाक जगहों पर इन्होंने बहुत सोच समझकर अपने कदम उठाए। 2 घंटे से कम समय में ही, इतने प्रयास के बाद 2 घंटे से कम समय में ही शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई? तो इन्होंने जवाब दिया, नहीं। जिसे सुनकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। कौन आश्चर्यचकित हुआ? अंगदोर्जी आश्चर्यचकित भी हुए और खुश भी हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल में शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। इससे पहले शिखर पर लोग गए थे, जो ग्रुप गया था उसने 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाटू इनके पीछे पीछे आ रहा था और ये दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे। जब बचेंद्री पाल, तब वो लाटू इनके पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद इन्होंने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चल रहा था। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी कि बैलेंस बना रहे। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। अर्थात जितनी ऑक्सीजन लेखिका को लेनी थी उससे उन्होंने कम ऑक्सीजन ले रही थी। ये उन्होंने महसूस कर लिया था और जैसे ही उन्होंने रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई तो लेखिका को महसूस हुआ, बचेंद्री को महसूस हुआ कि चढ़ाई उतनी कठिन नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया था। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरी बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। बर्फ चारों तरफ उड़ रही थी जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी नीचे गई है। लेखिका की सांस रुक गई कि उनके दिमाग में विचार आया कि सफलता बहुत नजदीक, हम चोटी के पास पहुंच गए। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर लेखिका अर्थात बचेंद्री पाल जी एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली लेखिका प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी, ढलान थी दोनों तरफ। चोटी का मतलब है एक मेन पॉइंट और उससे दोनों तरफ ढलान। 2 व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। नुकीली थी चोटी, चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सुरक्षा का प्रश्न था कि फिसल सकता था, नीचे गिर सकता था व्यक्ति, क्योंकि दोनों तरफ ढलान थी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया कि बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया, अर्थात उस जगह को इतना समतल किया कि कम से कम 2 लोग खड़े हो सके। इसके बाद इन्होंने घुटने के बल बैठ गई। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर इन्होंने सागर माथा के ताज का चुंबन लिया। बहुत बड़ा अभियान इन्होंने पूरा किया था। सागर माथा, जो कि नाम इनको अच्छा लग रहा था, एवरेस्ट की चोटी, तो इन्होंने वहां पर उसका चुंबन लिया और उसको नमन किया उस जगह को, और बिना उठे ही जमीन पर बैठी हुई थी, चोटी पर बैठी हुई थी, ये उठे नहीं वहां से। इन्होंने वहां पर जब नमन किया, उसने बर्फ को अपने माथा लगाया बर्फ पर अपना,
और अपने थैले में से जो ये अपना सामान ले गई थी उसमें से दुर्गा माँ का चित्र निकाला और हनुमान चालीसा निकाली जिसकी ये उपासिका थी। तो इन्होंने उसको अपने साथ लाए, लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की। इतना बड़ा अभियान इनका पूरा हुआ था, इन्होंने बहुत छोटी सी पूजा की और फिर अपने साथ लाए हुए दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा को बर्फ में दबा दिया। इतनी बड़ी खुशी थी, इतना बड़ा अभियान इनका पूरा हुआ था कि खुशी के क्षणों में इनको अपने माता पिता का भी ध्यान आया और जैसे ही उठी इन्होंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जु नेत्र अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुक गए। अंगदोर जी जिन्होंने उत्साहित किया था और लक्ष्य तक पहुंचाया था और मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। उन्होंने कोई ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने लेखिका को, बचेंद्री पाल को गले से लगाया और कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ ही देर बाद सोनम कुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेनी शुरू की। पहली भारतीय महिला एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी, बहुत बड़े गर्व का विषय है। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। तुम तो बधाई की पात्र हो ही, लेकिन इसमें तुम्हारे माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। और आखिरी बात उन्होंने बोली कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम एक ऐसे संसार में जाओगी, वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न। अर्थात जब तुम वहां से चली थी तब तुम एक सामान्य पर्वतारोही थी, सामान्य महिला थी, विशिष्टता नहीं थी कोई। लेकिन आज तुम वहां से जब चली थी तब तुम सामान्य महिला थी। आज पूरे देश को तुम पर गर्व है और तुम्हारे साथ प्रसिद्धि जुड़ गई है और तुमने वो काम किया है जिस पर हमारे पूरे देश को गर्व है। तो ये जो जब तुम वापस लौटोगी तो ये पूरा संसार तुम्हारे लिए एकदम भिन्न होगा। लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे कि इतने बड़े अभियान दल का तुम हिस्सा बनी और अपने देश का मस्तक तुमने गर्व से ऊंचा उठाया। तो ये थी बचेंद्री पाल की लोमहर्षक, रोचक एवरेस्ट यात्रा।